वेलकम जुलाई कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज हम कक्षा 12वीं का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। लैंगिक प्रजनन से वो रिलेटेड है। लैंगिक प्रजनन क्या है, उसका महत्व, ये सारी चीज़ें, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। लैंगिक जनन क्या है, इसके लाभ एवं नियम। ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो हम लोग पहले डेफिनेशन कर देते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लैंगिक प्रजनन या जनन जो भी लिखूं, अब लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था प्रजनन की परिभाषा बताई थी, जिनमें सजीव द्वारा अपने समान नई संतानों को जन्म दिया जाता है और प्रजनन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहे पेड़ पौधे हो या जंतु हो, इसमें नर गैमेट्स और मादा गैमेट्स दो अलग अलग भाग होते हैं। नर गैमेट्स, नर गैमेट, गैमेट को हिंदी में युग्मक कहते हैं। नंबर 2 पे मादा गैमेट। ये जो नर गैमेट है और मादा गैमेट, ये आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं। निषेचन। अब कोई आपसे पूछे कि डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है, तो हम लोगों को निषेचन की परिभाषा भी समझाना है। निषेचन इंग्लिश में इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में जब मिलते हैं तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जब मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। ठीक, डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कुछ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो हम लोग उसकी परिभाषा क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर है नंबर 1 पॉइंट। तो इसमें दो चीज आती है, तो नर गैमेट और मादा गैमेट। गैमेट को हिंदी में युग्मक बोलते हैं। अभी आपको पूछे कि युग्मक गैमेट क्या है, युग्मक नर गैमेट और मादा गैमेट आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं, और जब निषेचन की क्रिया करते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है और जाइगोट कई में कन्वर्ट होता है, भ्रूण में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और फिर अपने समान जैसा जीव है वो जीव अपने समान नई संतानों को जन्म देते हैं। नई
संतानों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये लैंगिक परिभाषा, लैंगिक प्रजनन की डेफिनेशन यहाँ से समझने पड़ेगी कि चाहे वो जंतु हो या वनस्पति हो, तो जिसमें नर गैमेट्स और मादा गैमेट आपस में निषेचित होकर ये निषेचन की क्रिया करके जाइगोट का निर्माण करते हैं और जाइगोट भ्रूण में कन्वर्ट होता है या मॉडिफिकेशन होता है और फिर उस भ्रूण से अपने समान जब नए संतानों का जन्म होता है तो उसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोगों को ये फर्टिलाइजेशन शब्द आया था। तो फर्टिलाइजेशन शब्द की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। अब इसके बाद इसके क्या लाभ है, नंबर 2 का पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ। लैंगिक जनन प्रजनन जो भी लिखूं, लैंगिक जनन के लाभ, बेनिफिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लैंगिक जनन के जो लाभ पढ़ते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं तो इस जनन में 2 युग्मक भाग लेते हैं। इस जनन में 2 युग्मक में कौन कौन से, एक तो मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स। तो मैं वो नहीं लिखता हूं, मैंने समझा दिया, 2 युग्मक भाग लेते हैं। ठीक है, नंबर 2 की बात की जाए तो इस जनन के कारण विभिन्नता, इस जनन के कारण जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। वेरिएशन, विविधताओं को इसमें वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। नंबर 3 की बात की जाए, इस जनन के कारण जीवों में अनुकूलन की वृद्धि होती है। इस जनन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास संभव या विकास होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, होता है। ठीक है, जीवों में जन्म के कारण जीवों में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि मतलब उसका बढ़ना। नंबर 4 की बात की जाए इस जनन के लाभ के बारे में, तो हम लिख सकते हैं कि इस जनन के कारण या इस जनन से जीवों में अनुकूलन उत्पन्न होता है। अनुकूलन उत्पन्न होता है। अब ये जो अनुकूलन है, एडेप्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अब हम लोगों से पूछ लेते हैं कि ये अनुकूलन क्या है, तो मैं अनुकूलन की डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। सभी पूछते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन, तो अनुकूलन क्या है। ठीक है, मैं अनुकूलन लिख देता हूं। तो
इसके पहले तो ये इसके लाभ हैं। दो भाग लेते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। जीवों में विविधता उत्पन्न होती है। इस जन्म के कारण जीवों में वृद्धि और विकास होता है और जीवों में अनुकूलन भी उत्पन्न होता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। जीव के का आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वो भी जन्म के कारण ही संभव होता है। ये जो एडaptation है जीवों में, कभी पूछते हैं कि जीवों में जीवन जीने के लिए होने वाले आवश्यक शारीरिक बदलाव को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अगर जो जीव अनुकूलन नहीं कर पाता है उस जीव की मृत्यु हो जाती है। वो जीव बच नहीं पाता है क्योंकि अनुकूलन जरूरी है। किसी भी जीव को जीवन जीने के लिए एडaptation जरूरी है। जैसे कि रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जिराफ है। उदाहरण करते हैं, जो जिराफ है, जो पहले बिफोर बात की जाए, पहले जिराफ वाले जो उनकी गर्दन थी वो छोटी थी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रेगिस्तान में पानी की कमी हुई तो वहां उड़ने वाले जो पौधे थे उन्होंने अपनी हाइट को, जो स्ट्रैम है उसको ऊपर कर लिया और रूट को नीचे पहुंचा लिया, जिनके कारण जिराफ को काफी दिक्कतें आई। परंतु जिराफ ने क्या किया, धीरे धीरे प्रयास करता रहा। कुछ समय के बाद जेनेटिकल चेंज हुआ और आज हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि जिराफ बड़ी गर्दन वाले पाए जाते हैं। हालांकि उस समय उनकी बहुत सारी समष्टि या बहुत सारे वो जीव नष्ट हुए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एडaptation करके अपने आप को बचा लिया। फिर से वापस उनकी संख्या में वो प्रजनन करके वृद्धि और विकास कर लेंगे। लेकिन डायनासोर की बात करते हैं, डायनासोर जो था ये भी कभी पृथ्वी में रहा था, परंतु ये अनुकूलन नहीं दर्शा पाया। जैसे प्रकृति में जो भी चेंज हुआ एटमॉस्फेयर में तो उसको दर्शा नहीं पाया, जिसका खाने से उसको अपनी संख्या और अपने आप को उसको पूरी संख्या को उसको विलुप्त करना पड़ा। इसलिए अनुकूलन जीवन जीने के लिए होने वाले आवश्यक बदलाव को अनुकूलन कहते हैं। जो जीव अनुकूलन नहीं दर्शा पाता है वह जीव नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन, इसके लाभ, इसकी लैंगिक जनन की कुछ हानियां भी हैं। तो मैं हानियां को बता देता हूं कि लैंगिक जनन की क्या हानियां हैं। लैंगिक जनन की हानियां, ठीक है, हम बात करते हैं लैंगिक जनन की हानियां। जो लैंगिक जनन है तो हानियां पढ़ लेते हैं। इस जनन के कारण विभिन्नताएं अधिक उत्पन्न होती है। वेरिएशन ज्यादा आता है, जिसके कारण जो मूल गुण है जीवों की, उनमें कमी आती है। ठीक है, इसकी लैंगिक जनन की हानियां हैं।
हम लोग जो है इसके लाभ भी, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, लेक्चरर की इसके लाभ भी पढ़ लिए। इसके कारण कुछ जो विविधताएं जो रहती है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, जिनके कारण जो उनके जो मैन गुण होते हैं उनमें थोड़ी कमी आती है। तो बात की जाए कि जो पुष्प जो रहते हैं, पुष्प की जो संरचना की बात की जाए तो पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पुष्पों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। किया गया है। वो कौन कौन से भाग है? कभी प्रश्न पूछते तो हम लोगों को याद होना चाहिए। नंबर 1 पे बात करते हैं भाई दल पुंज। भाई दल पुंज। नंबर 2 की बात करते हैं दल पुंज। नंबर 3 की बात करते हैं पुंकेसर। यह इसको एक और भी नाम से जानते हैं नरभाग। नंबर 3 की बात की जाए स्त्रीकेसर। इसको मादा भाग। ये इसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं पुष्प के। जब स्कूल खुलेंगे तब हम आपको उसको लेकर भी बताएंगे। ये जो पुष्प है मैंने इसे बना दिया है, आप अच्छे से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो घर पर कॉपी में देखकर। ये जो है इसके जो 4 भाग होते हैं, जो पुष्प के ऊपर दोनों साइड पे जो इस तरह की जो निरोल होते हैं लगे रहते हैं इस तरह से। ये पुष्प को देखते हैं हम लोग इस तरह से जो रहते हैं, ये वाले, ये है फाइबर पुंज। बाहर वाले सबसे बाहर रहते हैं कैलिक्स जिसको बोलते हैं दलपुंज। नंबर 2 पे चाहिए जुड़ा रहता है, इसी को बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज। और इसके अंदर तो तंतु जैसे निकले रहते हैं फूल के अंदर, लैंगिक वितरण का कार्य करता है, मैंने पहले बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो इसके अंदर जो भाग होते हैं वो जो रहते हैं, एक तो पुंकेसर में होता है, अलग अलग पुष्प में अलग अलग भाग भी हो सकता है, एक ही पुष्प में दोनों भाग हो सकते हैं। और इस तरीके जो संरचना होती है इसको बोलते हैं स्त्रीकेसर। इसके 4 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जब बाहर जो पत्ते लगे रहते हैं वो फाइबर पुंज, तो जब पत्ते से वो फ्लोर तक जुड़ा रहता है वो दलपुंज, और उसमें जो तंतु निकले रहते हैं उन तंतु को उनके आधार पर मैं आगे बताऊंगा किस आधार पर उनको अलग अलग नाम बांटा गया। एक तो नर भाग होता है और एक मादा भाग होता है, ठीक है। तो उनको हम इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पुष्पों को 4 भागों में विभाजित किया गया, दलपुंज, भाई दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। कैलिक्स, इंग्लिश में कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे रहते हैं, कुछ पुष्प ऐसे रहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, कुछ पुष्प जो रहते हैं जिनमें जिनमें पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों भाग पाए जाते हैं। दोनों भाग पाए जाते हैं, तो उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। लिंगी पुष्प कहते हैं।
कभी सभी प्रश्न पूछते हैं कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन बताना पड़ेगी हम लोगों को कि जो कुछ पुष्प ऐसे रहते हैं, जिस उदाहरण के लिए मटर का पौधा है, एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो, मटर का पौधा, ठीक है। मटर के पौधे पे बहुत सारे लोग आगे गेगर जॉन मेंडल ने भी उसके ऊपर प्रयोग किए थे, गणितिकल के प्रयोग किए थे। तो एक तो ये आता है कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, सभी पुष्प नहीं, जिनमें दोनों भाग पाए जाते हैं, नर भाग भी उसी पुष्प में और मादा भाग भी उसी पुष्प में, तो उसे द्विलिंगी पौधा कहते हैं। और एक होता है एक लिंगी, मतलब द्विलिंगी की जगह उन्होंने एक लिंगी पूछ लिया कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने ये पूछ लिया कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, मान लो ऐसा पूछ लिया, तो ऐसे पुष्प, ऐसा भी लिख सकते हो कि ऐसे पुष्प, ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक भाग, अब एक भाग का अर्थ मतलब क्या, कोष्टक में लिख सकते हो पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर, जिनमें केवल एक भाग, या तो पुंकेसर हो सकता है या स्त्रीकेसर हो सकता है, दोनों में से एक भाग पाया जाता है, दोनों में से एक भाग उपस्थित होता है, दोनों भाग उपस्थित नहीं होते, दोनों भाग उपस्थित होंगे तो वो सीधे द्विलिंगी में चला जाएगा, उपस्थित होता है तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। पूछ लेते हैं कभी सभी की एक लिंगी पुष्प क्या है, द्विलिंगी पुष्प क्या है, कभी सभी इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि काष्ठी पौधे क्या है, काष्ठी पूछ लेते हैं ना, काष्ठी पौधे किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है। तो काष्ठी पौधे की भी परिभाषा बतानी पड़ेगी, जैसे आप पुष्प के बारे में पूछ रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर, है ना। पुष्प को चार भागों में डिवाइडेशन किया गया, बाह्यगलकुंज, गलकुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, इनके इंग्लिश नाम है हेलिक्स, कोरेला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। यहाँ अगर बात करते हैं हम लोग, अभी पूछ लेते हैं कि द्विलिंगी पुष्प क्या है और एक लिंगी पुष्प क्या है। तो द्विलिंगी में ये बताना है कि जो कुछ पुष्प, या फिर आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि ऐसे पौधे, ऐसे पुष्प जिनमें या तो एंड्रोशियम है या फिर गाइनोशियम है, दोनों भाग अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों भाग अगर उस पुष्प के अंदर अवेलेबल है तो उस पुष्प को हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। और जिनमें सिर्फ पर्टिकुलर तो एक भाग है, चाहे वो एंड्रोशियम भाग है या गाइनोशियम भाग, अगर एक भाग उपस्थित है तो एक लिंगी पौधे कहलाते हैं, ये एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन एक मैंने इधर प्रश्न लिखा हुआ है कि काष्ठी पौधे किसे कहते हैं, कभी पूछ लेते हैं कि काष्ठी पौधे क्या है, तो हम लोगों को बताना है कि ऐसे पौधे, मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, ऐसे पौधे, इसकी परिभाषा हम लोगों को बताना पड़ेगी, छोटी छोटी परिभाषा हम लोगों को मजबूत बनाती है। ऐसे पौधे जिनके तने जो होते हैं, तने मजबूत होते हैं, ऐसे पौधे जिनके तने मजबूत होते हैं उन्हें काष्ठी पौधे कहते हैं, काष्ठी पौधे
कहते हैं। कैसे परिभाषा समझ में आई आपको? ऐसे पौधे जिनके तने मजबूत होते हैं। अब मजबूत का कौन से कैसे मजबूत होते हैं? जैसे हम लोग आम को देखते हैं, आम है ना, आम का पौधा, इसका भी एक वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंस में वैज्ञानिक नाम चलते हैं जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस। ऐसे ही आम का भी नाम है मैंगिफेरा इंडिका। ये जो मैंगिफेरा इंडिका है, तो मैंगिफेरा इंडिका में हम लोग बात करते हैं कि इनके जो तने होते हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो काष्ठी पौधों पर ही ज्यादातर होते हैं। ठीक है, ऐसे पौधों पर नहीं होते जिनके तने बिजोड़ में होते हैं, तो उन पौधों पर नहीं होते। इसके अंदर भी है कि कभी कभी भी पूछ लेते हैं कि तने के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, वो भी टेस्ट में आगे बढ़ता है। तो तने के आधार पर भी तो पूछते हैं, अलग अलग आधार पर, आयु के आधार पर भी पौधे बटे हुए, तो तने के आधार पर अगर पूछते हैं तो तीन भागों में बांटा गया है। कभी पूछते हैं कि तने के आधार पर पौधों को कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया, तो हम लोगों को बताना है कि तने के आधार पर पौधों को 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया। कौन कौन से भाग है वो? नंबर 1 होता है एक तो सार, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ना, सार। नंबर 2 झाड़ी, और नंबर 3 पे आता है वृक्ष। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम लोगों को याद होना चाहिए कि साग जिनके तने छोटे होते हैं जैसे पालक मेथी, झाड़ी थोड़े उनसे बड़े होते हैं तने जैसे मेहंदी है, चमेली है, और जो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े तने होते हैं जैसे आम, इमली, जिनको ये अलग अलग भागों में बांटा गया तने के आधार पर। हम लोग इधर से एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, काष्ठी पौधों की डेफिनेशन भी बता दी मैंने, जिनके तने मजबूत होते हैं, तने उनके कमजोर नहीं होते, जैसे पालक का तना है, ऑनियन के तने, इनके तने कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, तो वो पौधे निकल आते हैं काष्ठी पौधे के अंतर्गत जिनके तने मजबूत होते हैं। ऐसे पौधे जिनके तने मजबूत होते हैं उन्हें हम लोग काष्ठी पौधे कहते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो ये यहाँ पर जो पुंकेश्वर है, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो पुंकेश्वर है ये नर भाग है, और जो स्त्रीकेसर इसके नाम से पता चल रहा है कि कौन कौन से भाग होना चाहिए। ठीक है, पुंकेश्वर या नर भाग में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्त्रीकेसर यानी कि मादा भाग। अगर पुंकेश्वर की बात करते हैं, पुंकेश्वर, ठीक है, अगर पुंकेश्वर की बात करते हैं तो ये इसका पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग। ठीक है, पुष्प के अंदर दिखाई दे रहा है ये इस तरह का जो तंतु है, मैं यहाँ पर भी बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह का जो, ठीक है, एक ऐसा लंबा तंतु निकला हुआ है वहां पे, कहां पे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर्स में। अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये तंतु यहाँ पुंकेश्वर में निकला हुआ है, तो पुंकेश्वर के भी 3 भाग होते हैं। इसकी भी, इनको भी, पुंकेश्वर को भी 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, एंथर एक कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ने वाला, कनेक्टिव का सीधा सीधा अर्थ होता है जोड़ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कनेक्टिव, ये किसको, जो इस डिब्बी को जोड़ रहा है तो इसको बोलते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव। और एक लंबा तंतु गया हुआ है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, हिंदी में आप उसको तंतु भी बोल सकते हैं ना, ये फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, ये किसके भाग है? ये इसके भाग है, किसके? एंड्रोसियम के। कभी पूछे तो ये एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम के भाग समझ आ गए। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। ऐसे ही हम लोग गायनोसियम के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ गायनोसियम बता रहा हूँ। नंबर 2 पे कौन सा भाग आता है? स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर ये जो बीच वाला भाग है, तो इसका मैं चित्र बना देता हूँ यहाँ पर कैसा लगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये क्या है? गायनोसियम, गायनोसियम। यहाँ लिख देता हूँ गायनोसियम, या फिर इसका नाम नर भाग, और इधर मादा भाग। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं,
स्टिग्मा, स्टिग्मा, इसको ग्रंथि काव्य बोलते हैं हिंदी में। स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल, और नंबर 3 पे आता है ओवरी। ओवरी, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय, 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 ओवरी को अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड। ओविल, इंग्लिश में ओविल बोलते हैं या उसको बोलते हैं बीजांड। बीजांड की भी संरचना हम समझाएंगे आप लोगों को। बीजांड क्या करता है, किससे बीज बनते हैं। क्योंकि जो बीजांड होता है, कभी सभी पूछते कि बीजांड कहाँ पाया जाता है, नर भाग में पाया जाता है कि मादा भाग में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ओविल्स कहाँ पाया जाता है, ये बीजांड कहाँ पाया जाता है। तो हम लोगों को बीजांड को सीधे सीधे अंडाशय के अंदर पाया जाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है और बीजांड से ही फिर बीजों का निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन के लिए प्रश्न है कि बीजांड कहाँ उपस्थित होता है, तो बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है। तो ये दोनों के अलग अलग भाग है, 3 इसके भाग होते हैं, 3 इसके भाग होते हैं। एंडोसेल के 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। सेम उधर एंडोसेल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल्स और ओवरी। ओवरी के अंदर बीजांड पाया जाता है और बीजांड के द्वारा ही बीजों का निर्माण होता है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, वो प्रश्न में यहाँ पे लिख रहा हूँ, परागण किसे कहते हैं। यहाँ पे बहुत आईएमपी प्रश्न है बोर्ड के हिसाब से भी, क्योंकि अभी साइंस का पेपर हुआ नहीं है 12वीं का। ये प्रश्न आने आता है, परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यहाँ कितने प्रकार का होता है समझाइए। यहाँ कितने, यहाँ कितने कितने प्रकार का होता है समझाइए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। मैंने स्ट्रक्चर आप उसको बोर्ड पे से आइसोलेट कर दिया, उसको पता कर दिया। यहाँ पर हम लोग परागण इंग्लिश में इस तरह से पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन एंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन। कभी सभी और भी प्रश्न बनते हैं कि डिफरेंस बिटवीन साइक्लो पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। परागण के प्रकार हैं, सेलुलर पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग इसकी डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, परागण क्या है। तो यहाँ से जो ये जो नर भाग है, मैंने पहले ही बताया कि पुष्प जो पौधों में लैंगिक जनन का कार्य करते हैं। पुष्प काय का कार्य करते हैं, लैंगिक जनन का कार्य करते हैं। तो हम लोग यहाँ से ये जो पुष्प है, पुष्प का जो नर भाग है, नर भाग का भी अंतिम भाग है एंथर। एंथर के अंदर परागकण होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इसके अंदर एक डिब्बी है, पोलिन डिब्बी है, परागकोश है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे डिब्बे जो बनी हुई है, इसको परागकोश बोलते हैं। परागकोश या इंग्लिश में पोलन सेक। तो जो पोलन सेक है, पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, परागकण। परागकण याद रखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को, बेसिक चीजों को याद रखना है। यही पूछ लेते हैं आप लोगों को, पोलन सेक क्या है, हम लोग नहीं बता पाते पोलन सेक क्या है। सारी चीजें याद है, पोलन सेक नहीं याद है लोगों को, फेल हो जाएंगे। पोलन सेक ही याद है, तो पोलन सेक का नाम याद होना चाहिए हिंदी में परागकोश। अर्थात परागकोश के अंदर परागकण है, यहाँ लिखा है परागकण। और वो कहाँ पे है, ये जो दो डिब्बी है इनके अंदर परागकण है। तो एक कोश, कोश मतलब कक्षा, उसके अंदर परागकण है। तो ये जो परागकण होते हैं मैचुरेशन हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। पकने के बाद उड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ से जो आप लोग इसकी डेफिनेशन यहाँ से बनाना हम लोगों को परागण क्या है। तो ये जो एंड्रोसियम है या पुंकेसर है, यहाँ से परिपक्व परागकण, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन चालू करना है। नर भाग है, वैसे पुंकेसर के तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड्रोसियम का इंग्लिश नाम है। तो पुंकेसर से परिपक्व परागकण, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ से चालू करना है कि पुंकेसर से परिपक्व परागकण जब उसी पुष्प पर
उसी पुष्प पर कब गिरेंगे? जब वह पौधा द्विलिंगी होगा। ठीक है, उसी पुष्प पर कब गिरेंगे? जब वह पौधा क्या होगा? द्विलिंगी, द्विलिंगी होगा। द्विलिंगी की मैंने परिभाषा पहले ही आपको बता दी कि द्विलिंगी क्या है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने बता दी कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो मुकेश्वर से परिपक्व परागकण उसी पुष्प पर कब? जब वहां पौधा द्विलिंगी होगा, उसी पुष्प पर या अन्य पुष्प के कहाँ पहुंचते हैं? स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। अन्य पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। इस क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हम लोगों को याद रखना चाहिए। कभी पूछते हैं कि परागण क्या है, तो यही बताना है कि मुकेश्वर से जो परिपक्व परागकण होते हैं उसी पुष्प पर या अन्य पुष्प के स्टिग्मा तक, या इसका हिंदी नाम है वृत्तिकाग्र में स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। मुकेश्वर से परिपक्व परागकण जब उसी पुष्प पे या अन्य पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इसी क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है डेफिनेशन। मैंने इसको समझा दिया कि परागण क्या है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको ट्रांसलेट करना आप लोगों को। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो ये जो परागण के जो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो स्वपरागण और एक होता है परपरागण। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं किसके? परागण के प्रकार है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इंग्लिश में। तो स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, इनको दोनों को लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये दोनों भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये क्या है स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण की परिभाषा भी यही सब लोगों को बताना है। यहां से बताना हम लोगों को कि जब मुकेश्वर से परिपक्व परागकण, ठीक है, डेफिनेशन उसी की बताना है। मुकेश्वर से परिपक्व परागकण प्राकृतिक माध्यमों से, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं, नेचुरल तरीके से या प्राकृतिक माध्यमों से जब वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो ऐसी क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वयं पहुंच जाते हैं। अब ये कैसे पहुंचते हैं स्वयं? जैसे मान लो जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल पास पास रहते हैं, सघन होते हैं, पास पास होते हैं। तो जब हवाएं चलती है तो पौधे की शाखाएं एक पौधे से दूसरे पौधों की शाखाएं टकराती है, और जब टकराती हैं तो पुष्प उनके एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये परागकण वहां से एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मॉडिफिकेशन या दूसरे पुष्प में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये स्वपरागण ऐसे होता है। बहुत सारे पेड़ पौधे जो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो पौधे जो उनकी शाखाएं टकराती हैं, उनकी ब्रांचेस टकराती है, तो वो पुष्प भी टकराती हैं, जिनके कारण ये जो परागकण होते हैं एक पुष्प से दूसरे पुष्प में चले जाते हैं। तो ये डेफिनेशन बताना है कि जब परिपक्व परागकण कहां से, एंड्रोसियम से या मुकेश्वर से परिपक्व परागकण जब उसी पुष्प पर या अन्य पुष्पों पर प्राकृतिक माध्यमों से पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आप लोगों को उदाहरण बता दिया कि ये जो सघन पेड़ पौधे होते हैं जब पास में रहते हैं, हवाएं चलती, एक ये हो गया, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक होता है परपरागण। परपरागण ये बताना है कि पुंकेश्वर से परिपक्व परागकण किसी माध्यम के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को परपरागण की क्रिया कहते हैं। इसमें जीव जंतु भी हो सकते हैं, परपरागण में जीव जंतु हो सकते हैं, वायु, जल, जंतु, ये सारी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाने में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये परपरागण माध्यम हो सकते हैं, जैसे कीट पतंगे किसी फूल के अंदर रस के लिए आती हैं, तो उनकी पीठ पर ये परागकण चिपक जाते हैं। जब वही कीट दूसरे पुष्प पर या उसके मादा वाले भाग पर बैठता है, तो वहां पर अट्रैक्टिव होती हैं और स्टिग्मा को खींचकर आगे की क्रियाएं चालू
करती हैं, तो ये जीव जंतु उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करते हैं, तो वो परपरागण की क्रिया होती है। ठीक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दोनों की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाना चाहिए, स्वपरागण क्या है और परपरागण किसे कहते हैं। तो पुंकेसर से परिपक्व परागकण उसी पुष्प पर या अन्य पुष्प पर जब स्टिग्मा तक प्राकृतिक माध्यमों से पहुंचते हैं या स्वयं पहुंच जाते हैं, तो उस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण जब परिपक्व परागकण उसी पुष्प पर या अन्य पुष्प पर जब किसी माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को परपरागण की क्रिया कहते हैं। यहाँ पे पूरा हम लोगों को आज समझना जाना चाहिए लैंगिक जनन क्या है, उसके क्या लाभ है, उसके क्या हानियां हैं, काष्ठी पौधे क्या है, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प की संरचना क्या है, पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है, उनके भाग क्या है, 4 भागों में बांटा गया है, बाह्य दलपूंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। फिर हम लोग देखते हैं कि जो पुंकेसर है उसके भी 3 भाग है, इंटरकनेक्टिव फिलामेंट, और उधर गाइनोसेल के भी 3 भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल्स और ओवरी। और उसके बाद उसकी परिभाषा आती है परागण किसे कहते हैं, और उनके प्रकारों को आज हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।